नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जिसके अभ्यास प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। पहले का क है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वह अभयारण्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभयारण्य। ख है इसका, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी? तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाएगी। ग है इसका, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है इसका कि वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो पहला देखेंगे इसमें वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो देखो, ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं इन्हें वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उसे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आरक्षित क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, झीलें आदि। ये सब जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के अंदर आती है। उसके बाद में इसका दूसरा है कि भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य है और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। दूसरा है इसका, चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या अंतर है? देखते हैं। चिड़ियाघर किसे कहते हैं? यह एक ऐसा स्थान है जहां जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं। किसमें? कृत्रिम आवास में रहते हैं। और अभयारण्य वह स्थान है जहां जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं। दूसरा है इसका, चिड़ियाघर है जैसे कि जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है और वे छोटे क्षेत्रों में होते हैं। और अभयारण्य में जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। यह क्षेत्र शिकार, चराई, पेड़ काटने आदि के लिए निषिद्ध है। अगला है कि संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज में क्या अंतर है? तो देखते हैं। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है और जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है उन्हें संकटापन स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। और विलुप्त स्पीसीज देखते हैं कि वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं है उन्हें विलुप्त स्पीसीज के रूप में जाना जाता है, यानी जो विलुप्त हो चुकी है बस। इसके उदाहरण की बात करें तो संकटापन स्पीसीज के उदाहरण है बाघ, जंगली भैंस आदि। और विलुप्त स्पीसीज की बात करें तो वह है डायनासोर। जो डायनासोर अब खत्म हो चुके हैं, अब विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरह से। अगला है वनस्पति जात एवं प्राणी जात में क्या अंतर है? तो देखो, वनस्पति जात है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। और प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। इसमें जीव जंतु और इसमें पेड़ पौधे, बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम है। वनस्पति जात के उदाहरण की बात करें तो साल, सागौन, आम, जामुन, फर्न, अर्जुन आदि वनस्पति जात है। और प्राणी जात की बात करें तो उदाहरण है इसका चिंकारा, नीला बैल, भौंकने वाले हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता और भेड़िया आदि प्राणी जात है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। तो पहला है इसका वन्य प्राणी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है देखेंगे। तो देखो, वन्य प्राणी की वनोन्मूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसके परिणाम स्वरूप कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। तो यही जो प्रभाव है वो वन्य प्राणियों पर पड़ता है। किसका? वनोन्मूलन से। दूसरा है पर्यावरण। तो देखो, वनोन्मूलन का परिणाम विश्व उष्णन है।
कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और यह वायुमंडल में जमा हो जाती है। इसका हमारे पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये पर्यावरण पर वनोन्मूलन से प्रभाव है। दूसरा है गांव या ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वनोन्मूलन ने उनके संसाधनों को कम कर दिया है और निर्जन जानवर भी ग्रामीणों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। यानी कि निर्जन जानवर भी एक ग्रामीणों के लिए क्या बनता जा रहा है, खतरा बनता जा रहा है। अब है शहर में, शहरी क्षेत्र में वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं कि शहर वनोन्मूलन से सीधे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जलवायु में परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, जो शहरों को भी प्रभावित करती है और यह विश्व उष्णन की ओर ले जाया जाता है। उसके बाद में है कि पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी वनोन्मूलन का परिणाम है। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है। अगला है अगली पीढ़ी। वनोन्मूलन से हमारी जलवायु को अल्प प्रभावित किया है, अत्यंत प्रभावित किया है। वनों की कटाई के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है और कुछ प्रजातियां पहले से ही विलुप्त है। अगली पीढ़ी कई सुंदर और आकर्षक प्राणी जात और वनस्पति जात को देखने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें विश्व उष्णन के प्रभावों का शिकार होना पड़ सकता है और उनके पास कोई ईंधन और कागज आदि भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे। तो देखो, हम वृक्षों की कटाई करते रहें, अगर हम पेड़ों को काटते चले जाएं तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। तो क्या होगा, बारिश और मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाएगी और प्राकृतिक जलवायु में बदलाव आएगा। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन भी प्रभावित होगा। हाँ, अगला है कि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जंतुओं का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास बाधित होगा। उनके पास रहने और प्रजनन के लिए कोई जगह नहीं होगी। परिणाम स्वरूप वे जीवित नहीं रह पाएंगे और भोजन की कमी के कारण जंतु पास के गांव में भटकने लगेंगे और घरेलू पशुओं को अपना शिकार बनाएंगे। अगला है कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो क्या होगा। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो वह जल से धुल जाएगी और ऊपरी परत के हटने से उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। इसके अलावा जल के साथ बहकर गई मिट्टी नदी के तल में जमा हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों की गहराई कम हो जाएगी, जिससे बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो अगर मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो ये प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्षेप में उत्तर दीजिए। क है इसका कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, तो देखते हैं कि यह सभी जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ख है इसका, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो देखो, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शिकारी इन क्षेत्रों में पहुंचकर वन्य जंतुओं का शिकार करते हैं। अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की जरूरत है। ये भी बात सही है। ग है इसका, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे। देखो, कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन, ईंधन, लकड़ी, आश्रय आदि के लिए वनों पर निर्भर है। वे वनों जंगलों में रहते हैं, उन पर निर्भर करते हैं। अगला है कि वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या है। तो देखते हैं कि वनोन्मूलन का मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकरण है। अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता के कारण वनों का कटाव बढ़ा है।
वनोन्मूलन के परिणाम मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाएं है। इस इसने पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया है। उसके बाद में है कि रेड डाटा पुस्तक में सभी लुप्त प्राय जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड होता है। लुप्त प्राय जानवरों और लुप्त प्राय पौधे के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बुक बनाए जाते हैं। अगला है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो देखो, प्रजनन और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पक्षियों और जानवरों की कुछ प्रजातियां अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान में स्थानांतरित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समय के दौरान दूर क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने मूल निवास पर लौट आते हैं। कुछ प्रजातियों के इस अवधि को प्रवास के रूप में जाना जाता है। तो यही है प्रवास की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है कि फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखो कि फैक्ट्रियों में और आश्रय के लिए बढ़ती मांग, पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। अगर हमें अगली पीढ़ियों के लिए अपनी हरी संपत्ति बरकरार रखनी है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही एकमात्र विकल्प है। पेड़ों की कटाई को तब ही उचित ठहराया जा सकता है जब उसके स्थान पर पुनः वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण द्वारा नए पेड़ों को लगाकर नष्ट हुए जंगलों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। लगाए गए पेड़ उसी प्रजाति के होने चाहिए जो आमतौर पर जंगलों में पाए जाते हैं। हम जितने पेड़ काटते हैं उतने या उससे अधिक पेड़ हमें लगाने भी चाहिए। कि भूमि प्राकृतिक रूप से बचे रहने पर भी प्राकृतिक रूप से संरक्षण हो सकता है तथा वन खुद को समय के साथ स्थापित कर लेंगे। हमने अपने वनों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित संपदा को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए अधिक पेड़ लगाना और हमारे प्राकृतिक संपदा की पुनरावृत्ति करना और पुनः स्थापित करने के तरीकों का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला 7वां क्वेश्चन है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो देखते हैं, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने की जिम्मेदारी हर स्थानीय निवासी की होती है। हमें अपने स्थानीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। स्थानीय निवासियों को इलाके में हरियाली के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही स्थानीय निवासियों को वनोन्मूलन और विश्व उष्णन के परिणामों के बारे में जागरूक करना जाना चाहिए। मैं अपने इलाके में पौधे लगाता हूँ। मैं छोटे बच्चों को भी बताता हूँ कि और प्रोत्साहित करता हूँ। मैंने हर साल सब निवासी एक पेड़ का नारा भी दिया है ताकि प्रत्येक निवासी एक वर्ष में कम से कम एक पेड़ लगा सके और उसकी देखभाल कर सके। अपन भी कर सकते हैं, यानी कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान करेंगे तो हम उसको पेड़ पौधे लगा के उसका योगदान कर सकते हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई, समझाइए। तो देखो, पेड़ों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, CO2। कम वृक्ष का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होता है। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि, जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में भी कमी आती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र में उसकी स्थिति दर्शाइए। तो देखो, ये तो आपको मैप के आंसर करना है, ठीक है, और ये बच्चे खुद कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। देखो कि कागज का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। कागज की मांग को पूरा करने के लिए हजारों वृक्ष काटे जाते हैं। यदि वृक्षों को कागज के लिए काटा जा रहा है तो एक दिन हो सकता है कि कोई वृक्ष ही नहीं बचेगा। इसलिए कागज को बचाया जाना चाहिए और समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। कागज बचाने के तरीके इस प्रकार है
कि हमें बेकार कागज को पुनरावृत्ति करना चाहिए, हमें इधर उधर कागजों को नहीं फेंकना चाहिए, पुनरावृत्ति के लिए उचित प्रणाली के माध्यम से कागज भेजा जाना चाहिए, ये भी बात सही है। हमें अपनी पुरानी किताबों को भी नहीं फाड़ना चाहिए और इसे गरीब बच्चों को दान करना चाहिए ताकि वे उन किताबों का पुनः उपयोग कर सकें। हमें पुनर्विनीकरण कागज उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें दुकानों से पेपर बैग लेने से बचना चाहिए, इसके बजाय हमें जूट बैग ले जाना चाहिए। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन की दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे जैसे कि है कि विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक, तो कौन सी है? रेड डाटा पुस्तक। दूसरा है कि पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं, तो ये क्या कहलाएगी? जैव विविधता कहलाएगी। और बाईं से दाईं ओर की बात करें तो पृथ्वी का वो भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, जैव मंडल। और विलुप्त हुई स्पीसीज, संकटापन स्पीसीज। और एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाएगी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।